ध्रुव की बात सुन विक्की, अनन्या और छलावा सब हंसने लगे, लेकिन जुल्मी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। उसने बड़े ही गंभीर तरीके से बोला, लेकिन एक बात और है, यह भी तो जरूरी नहीं कि वो पेन ड्राइव जिसकी हो वो कातिल हो। जुल्मी की इस बात पर सब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने तुरंत कहा, कहना क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल पर जुल्मी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, मतलब कि हमारे मन में चल रहा है कि पेन ड्राइव जिसका है उससे ये कैसे साबित होता है कि कातिल वही है? विक्की बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जुल्मी। ध्रुव ने जुल्मी को गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है जुल्मी, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। ध्रुव के इस सवाल पर जुल्मी जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, नहीं तो हम क्यों घबराएंगे, बस मन में जो आया वो पूछ लिया। जुल्मी को इस तरह सीरियस होकर बोलता देखकर विक्की ने मजाक करते हुए कहा, अरे ध्रुव तू समझ नहीं रहा है, जुल्मी को अफसोस हो रहा होगा कि ये पेन ड्राइव उसकी क्यों नहीं है। अब इसका भी तो मन कर रहा होगा सतावेला देखने का। आखिर हमारा जुल्मी गबरू जवान है, क्यों जुल्मी भाई? लेकिन हमेशा हर बात में भिड़ जाने वाला और अपने में मगन रहने वाला जुल्मी विक्की की इस बात पर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ बस मन में सोचे जा रहा था, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि वो मेरी पेन ड्राइव है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ दें। ध्रुव और विक्की तो हंसी मजाक में मगन थे, लेकिन छलावा की नजर एकटक जुल्मी पर ही थी। जुल्मी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, जैसे भीतर से डरा हुआ था। छलावा ने धीरे से ध्रुव से कहा, मुझे लगता है ये जुल्मी कुछ छुपा रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इसे, इतना गंभीर रहने वालों में से तो नहीं है, जरा देखो उसकी तरफ। छलावा की बात पर ध्रुव और विक्की ने भी गौर से जुल्मी को देखा तो उन्हें भी लगा कुछ तो है जिसकी वजह से जुल्मी भी परेशान है। ध्रुव धीरे से चलता हुआ जुल्मी के पास आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या बात है जुल्मी, सच बता, कोई परेशानी वाली बात है क्या? जुल्मी ने जमीन की तरफ देखते हुए इनकार में सिर हिला दिया। ध्रुव दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख अगर कोई परेशानी है तो बता, अब हम दोस्त हैं, अगर तुझे कोई दिक्कत होगी तो हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बता क्या बात है? ध्रुव की बात से जुल्मी को कुछ हौसला मिला। वो घबराते हुए उठकर खड़ा हुआ और हकलाते हुए बोला, वो मतलब वो जो पेन ड्राइव। जुल्मी के इतना बोलते ही विक्की ने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या तू भी उस पेन ड्राइव के लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे हमें देख, हम कितने चिल हैं, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। छलावा ने शक भरी नजरों से जुल्मी को देखते हुए पूछा, एक बात तो है जुल्मी कि जब भी उस पेन ड्राइव का जिक्र आता है तेरी हालत पतली हो जाती है, बात क्या है साफ साफ बता। इतना बोलते बोलते छलावा रुका और फिर जुल्मी को घूरते हुए बोला, एक मिनट, पूरे गांव में सबको पता है कि तेरे सर पर सिनेमा का और फैशन का कितना भूत सवार है, इन चक्करों में तू अक्सर शहर भी जाता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरा है? नहीं। इतना कहकर छलावा चुप हो गया। छलावा की बात पर ध्रुव और विक्की ने भी चौंक कर जुल्मी की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पेन ड्राइव जैसी टेक्निकल चीज जुल्मी यूज कर सकता है। जुल्मी ने जब देखा अब सबकी नजर उसकी ही तरफ है तो उसने डरते हुए कहा, हाँ वो हमारा ही है। देखिए आप लोग गुस्सा मत करिए, हम आप लोगों को कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर लग रहा था हमको, इसीलिए। जुल्मी के इतना कहते ही विक्की, ध्रुव, छलावा सबके होश उड़ गए। वो आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे और छलावा लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा? वो तुम्हारा है? इतना बोलते ही ध्रुव ने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से में जुल्मी को घूरता हुआ बोला, बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है अब हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब तक हम बड़े चौड़े में कह रहे थे कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब अगर पुलिस हम तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा, समझते हो? अनन्या जो फ्रेश होने गई थी चिल्लाने की आवाज सुन तुरंत अंदर आते हुए बोली, अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, अब क्या हो गया? विक्की ने जुल्मी को घूरते हुए कहा, वो देवरा सतावेला वाली जो पेन ड्राइव थी, जानती हो किसका है? अनन्या ने शक भरी नजरों से विक्की को देखा और पूछा, किसका है?
विकी ने जुल्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जुल्मी महाराज की है। अनन्या ने बेयकीनी से जुल्मी की तरफ देखा और बोली, क्या? लेकिन कैसे? मेरा मतलब है अब तक तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं ना। ध्रुव ने गुस्से में जुल्मी को घूरते हुए ही अनन्या को जवाब दिया, जनाब को डर लग रहा था कहीं पुलिस इनको ना सतावेला। जुल्मी ने जब देखा अनन्या के सामने अब उसकी बेइज्जती हो रही है तो वो थोड़ी ऊंची आवाज में अपने बचाव में बोला, देखिए आप लोग इस तरह हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हम अपनी मर्जी से तो नहीं गए थे, आप लोग हमको वहां जबरदस्ती ले गए थे और तो और वहां से हमें घसीटते हुए लेकर आए थे। हमारी कोई चीज हमारी जेब में पड़ी हुई थी तो वो गुनाह नहीं है ना। आप लोगों ने हमें घसीटा, उस चक्कर में वो गिर गया, इसमें आप लोगों का गलती है। हम क्या करें, एक तो हमारा सामान गिर गया, ऊपर से आप लोगों के चक्कर में हम फंस गए हैं। अगर हमें कुछ हुआ ना तो मैं बोल दूंगा आप लोग ही लेकर गए थे। ये सब बोलता हुआ जुल्मी बहुत नर्वस हो रहा था। फिर अचानक रुका और बाकी सबको देखकर बोला, हम एक काम करते हैं, हम जाकर पुलिस को सब सच बता देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर वो हमारे घर आए तो हमारी मम्मी हमको बहुत मारेंगी। जुल्मी की ये बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है पुलिस के पास जाने की। देखो, पुलिस की नजर पहले से हम पर है। तुम जैसे ही कहोगे वो पेन ड्राइव तुम्हारा था, वैसे ही कत्ल का इल्जाम भी तुम्हारे सर आएगा, क्योंकि उस इंस्पेक्टर के जीवन में और कोई काम बचा ही नहीं हम पर शक करने के अलावा। वो पेन ड्राइव तुम्हारा बेशक है, लेकिन सच तो यही है ना कि हमने तो कुछ नहीं किया। अरे हम तो जानते भी नहीं है कि वो औरत कुएं पर कब आई और उसका कत्ल कैसे हुआ। अनन्या जो कब से ये सब सुन रही थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा, गाइस देखो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जुल्मी की ये बात तो सच है ना कि इस समय उसकी कोई गलती नहीं है। तुम लोग उसे वहां ले गए थे, बेचारा डर के बेहोश हो गया तो तुम लोगों ने उसे उठाया, उसकी जेब से पेन ड्राइव गिर गया। अब इसमें वो भी क्या कर सकता है? और वैसे भी वहां कोई चीज मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने कत्ल किया है। तुम लोग बेकसूर थे और बेकसूर हो। जुल्मी ने जब देखा अनन्या उसका साइड ले रही है तो वो बड़े प्यार से उसे देखते हुए अपने बचाव में बोला, नहीं नहीं गोरी मैडम, हम डर कर बेहोश नहीं हुए थे, हम डरे नहीं थे, हम किसी से डरते ही नहीं है, तो हम क्यों डरेंगे? जुल्मी के इस तरह बोलने से अनन्या ने उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस वो कह रही हूँ जो सच है, मुंह बंद रखो अपना। अनन्या के इस तरह डांटने से जुल्मी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर पुलिस को पता चला तो वो उसके घर आएगी और उसकी माँ से पूछताछ करेगी। ये सब सोचते हुए जुल्मी ने झल्लाते हुए अपना हाथ अपने बगल में रखे टेबल पर दे मारा, जिससे उस पर रखा गमला नीचे गिरकर टूट गया और जुल्मी के हाथ में जरा सी खरोच आ गई। अनन्या ने परेशान होकर जुल्मी की तरफ देखा और जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, क्या बात है जुल्मी, क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो तुमने अपने गुस्से में क्या किया। इतना कहकर अनन्या ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोली, बैठो यहाँ, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। जुल्मी ने उस टूटे गमले को देखा और अपनी गलती का एहसास करते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये गलती से गिर गया। छलावा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता हुआ बोला, मैं समझ गया, तुम्हें डर है कहीं पुलिस तुम्हारे घर आ गई तो गांव में बदनामी हो जाएगी, तुम इसलिए परेशान हो ना। लेकिन हम सब इस मुसीबत में तुम्हारे साथ हैं और हम साथ मिलकर ही इसका कोई उपाय निकालेंगे। और अनन्या ने सही कहा, तुम्हारी पेन ड्राइव होने का मतलब ये नहीं है ना कि गलती हमारी है। ये तो हम सब जानते हैं कि बिंदिया भाभी की जान बंजारन की वजह से गई है। विकी ने छलावा की बात पर कहा, यार सीधी बात है, ना जाने कितने लोग उस तरफ से आए गए होंगे, किसी ने तो कुछ देखा होगा। पुलिस पूछताछ करेगी तो कुछ मालूम चलेगा, तू परेशान ना हो। इतना कहते कहते जैसे विकी को कुछ याद आया और उसने गौर से ध्रुव को देखते हुए कहा, हम एक इंसान को कैसे भूल गए? पुजारी जी। पुजारी जी को भूल गया? पुजारी जी भी तो वहां गए थे। पुजारी जी का नाम आते ही छलावा ने अजीब तरीके से विकी को घूरते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? विकी ने छलावा को शांत करते हुए कहा, तू शांत हो जा छलावा, मुझे पता है तू पुजारी जी के कितना नजदीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुजारी जी ने कुछ किया है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम तो आ गए थे वहां से, हो सकता है उसके बाद वहां कुछ हुआ हो तो पुजारी जी को कोई अंदाजा हो, क्या पता पुजारी जी ने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो।
लेकिन इन सब में बंजारन का हाथ मानकर पुजारी जी ने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया हो तो संभव है पुलिस उनसे पूछताछ करे और वो सारी चीजें बताएं तो कुछ मदद मिल सकती है। ध्रुव को भी विकी का ये सुझाव पसंद आया और उसने छलावा को देखते हुए कहा, अब इसकी वजह से जो मुसीबत आई है उससे हमें किसी तरह तो निकलना होगा और ऐसे में हमारी एक उम्मीद पुजारी जी हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया है एक बार उनसे साफ साफ बात की जाए और इस मुसीबत का हल निकाला जाए। दूसरी तरफ सुमेर और पुजारी जी बड़े ठाकुर से मिलकर अमरपुरा के लिए निकल गए थे। सुमेर इस वक्त अपनी जीप खुद चला रहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे इन सब में ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि गांव में जिस तरह का माहौल था उसमें ज्यादा लोगों का इन सब के बारे में जानना परेशानी की बात हो सकती थी। सुमेर ने जीप चलाते चलाते पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्या लगता है, क्या सच में हमें कोई उपाय मिलेगा गिरधर महाराज के पास? क्यों नहीं, जहां चाह वहां राह है, सुमेर मुस्कुराते हुए बोला। अगर हम दोस्त होते तो पता है मैं आपसे शर्त लगाता इस बात पर। पुजारी जी सुमेर की तरफ देखते हुए बोले, लगता है आपको खेल खेलना ज्यादा पसंद आता है। हाँ वो तो है, लेकिन गांव आने के बाद ये सब पीछे छूट गया। वैसे लीजिए, हम बस अमरपुरा पहुंचने ही वाले हैं, हमें गिरधर महाराज का घर किस तरफ मिलेगा? लेकिन पुजारी जी दुविधा में बोले, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस तस्वीर में तो केवल उनका नाम और गांव लिखा था, पूरा पता नहीं। सुमेर ने जीप रोकी और चारों तरफ देखता हुआ बोला, अरे तो अब हम क्या करें? ये तो दिक्कत वाली बात है ना, इतने बड़े गांव में हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अमरपुरा गांव शुरू हो चुका था। तभी सुमेर की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ बुजुर्गों पर पड़ी, जो बैठे हुक्का पी रहे थे और ताश खेलने में मगन थे। सुमेर ने पुजारी से उन बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पुजारी जी आप रुकिए, मैं उन बुजुर्गों से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर सुमेर उस तरफ बढ़ गया। सुमेर ने उन बुजुर्गों के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते काका। उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने सुमेर की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, अमरपुरा के तो नहीं लगते, किसी के यहाँ मेहमान आए हो? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हम गिरधर महाराज के यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत सालों बाद आया हूँ ना, और गांव बहुत बदल गया है, इसलिए रास्ता नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप मदद कर दें तो। सुमेर के मुंह से गिरधर महाराज का नाम सुनकर वो बूढ़ा अपने साथियों को देखने लगा और उन सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ से एक तरफ इशारा किया और बोले, वो बाईं ओर जो कच्ची सड़क जा रही है उसी में आगे चले जाओ, 4 घर छोड़कर जो मकान आएगा वही है उनका घर। सुमेर ने उस तरफ देखा जिधर उस बुजुर्ग ने बताया था। वो सड़क काफी टूटी फूटी कच्ची थी, जिस पर जीप नहीं जा सकती थी, इसलिए सुमेर ने पैदल ही जाने का सोचा और उस बूढ़े को धन्यवाद कहा और पुजारी जी को आने का इशारा किया। पुजारी जी सुमेर के पास आकर बोले, क्या हुआ, मालूम चला? सुमेर ने कहा, हाँ उस कच्ची सड़क के रास्ते जाना होगा, जीप यहीं छोड़ देते हैं, आइए मेरे साथ। पुजारी जी और सुमेर उस तरफ चल पड़े। जहां पुजारी जी के मन में उम्मीद थी कि गिरधर महाराज के मिलने से बंजारन के आतंक का कोई तोड़ मिलेगा, वहीं सुमेर के मन में आस थी कि शायद अपने पुराने दोस्त से मिलकर उसके बाबा की हालत में कुछ सुधार हो सके। अचानक चलते हुए सुमेर रुका और पुजारी जी से बोला, वो देखिए पुजारी जी, ये रहा चौथा घर, इसी के बारे में बताया था उस बूढ़े काका ने। पुजारी ने उस पूरे घर पर नजर डाली। वो घर काफी पुराना था, बाहरी हिस्सों में रंगाई पुताई भी नहीं थी, बस ईंटों का जोड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो और रखरखाव नहीं हुआ हो। लेकिन घर के बाहरी हिस्से में बना बगीचा बड़े ही तरीके से लगा हुआ था। क्यारियों में लगे तरह तरह के सुंदर फूल, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़े प्यार से इनका ध्यान रखता है। पुजारी जी ने सुमेर की तरफ देखा, जिस पर सुमेर ने हाथ को आगे करते हुए उन्हें चलने का इशारा किया और दोनों उस तरफ बढ़ गए। उस घर का दरवाजा भीतर से बंद था, जिसका साफ मतलब था भीतर कोई था। सुमेर ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आई, कौन है? ये आवाज किसी लड़की की थी। सुमेर ने पुजारी की तरफ देखते हुए पूछा, हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? इतने में दरवाजा खुला और सामने एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी, जिसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी।
दरवाजे पर खड़े अजनबियों को देखती हुई वो लड़की सवालिया लहजे में बोली, जी कौन चाहिए? सुमेर हाथ जोड़कर बोला, मैं सुमेर, मुझे गिरधर महाराज से मिलना था। वो लड़की सुमेर और पुजारी को सर से पैर तक देखती हुई बोली, वो तो नहीं है, मैं उनकी बेटी तारा। कहिए क्या काम है आपको? इस बार पुजारी जी अधीर होकर बोले, हम उनका इंतजार कर लेंगे। दरअसल जो बात है हम उन्हीं से कह सकते हैं। कब आएंगे वो? इन लोगों की अधीरता को देखते हुए वो लड़की बोली, अब वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पिताजी अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। क्या? पुजारी जी और सुमेर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।